आज मोदी जी की सरकार 1.5 गुना मूल्य देने का बात करती है। सब जगह एक झूठा भ्रामक प्रचार सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि स्वामीनाथन आयोग का सिफारिश हमने लागू कर दिया। लेकिन मैं फिजिक्स का विद्यार्थी रहा हूं, अगर C2 प्लस 50%, बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन शकील भाई इस बात को समझने की जरूरत है कि अगर C2 प्लस 50% अगर धान का कीमत जोड़ा जाए तो उसमें 1850 और 60 रुपया नहीं होगा, बल्कि 2700 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत होगा, जो आज भी हुआ नहीं। और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि किसानों के साथ उपेक्षा और अपमान करके इस देश में कोई सरकार न पहले चली है न आप चला सकते हैं। रंगभूमि मैदान में आयोजित इस सभा के सम्मानित अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित बिहार ही नहीं देश में युवा सम्मान के प्रतीक भाई कन्हैया जी, सम्मानित विधायक पासवान जी, इस इलाके के जाने माने लोकप्रिय नेता पूर्व विधायक जाकिर भाई, अभी अभी आपके बीच से अपना संबोधन करके बैठे AICC के सेक्रेटरी और इस इलाके के संघर्षशील नेता, हम लोगों के मित्र भाई शकील खान साहब, मंच पर उपस्थित सभी दलों के और किसानों के हित चिंतक, सभी सम्मानित नेता और कार्यकर्ता साथीगण, दूर दूर से आए हुए इस रंगभूमि मैदान में सम्मानित अभिभावकों, नौजवान मित्रों, पत्रकार साथियों, देवियों एवं सज्जनों, मैं क्षमा चाहता हूं, मेरी कोशिश थी यहाँ 12 बजे तक पहुंचने की, लेकिन हवाई जहाज देर से उड़ने के कारण मैं समय पर नहीं पहुंच पाया। मैं अपेक्षा कर रहा था कि यहाँ ज्यादा किसान भाई उपस्थित होंगे, खास करके कन्हैया जब कभी इस इलाके में आते हैं तो बड़ी बड़ी भीड़ मुझे देखने को और सुनने को मिला है। रास्ते में जाकिर भाई से, अशोक जी से मैं बात कर रहा था कि इसको अभी जो समस्या है और नीचे ले जाने की जरूरत है। मैं खुद एक किसान का बेटा और साथ साथ 2004 के लोकसभा में मैं जब चुन कर गया था तो उस समय कृषि और खाद्य महकमे का काम मैं देखता था। UPA 1 की सरकार थी और उस समय कई पार्टियां, उसमें CPI, CPM, लेफ्ट की पार्टी भी 60 से ज्यादा संख्या में लोकसभा में लेफ्ट के साथी लोग थे और सब लोग बाहर से समर्थन कर रहे थे उस सरकार का। आज भी मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं मंत्री बना था अपने इलाके में। जब मंत्री कोई बनता है, अभी जैसे यहाँ वोट हुआ तो अभिनंदन लोग करते हैं, माला पहनाते हैं, उत्साह वर्धन करते हैं। मैं भी उसी कार्यक्रम में आया हुआ था और बजट पास होना था। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब के घर से फोन आया
कि 2 दिन के बाद पीएम हाउस में किसान संगठन के लोगों को मनमोहन सिंह जी बुलाए हैं बजट पर चर्चा के। आदरणीय शरद पवार जी मेरे वरिष्ठ सहयोगी थे और उसमें लंबी चर्चा के दौरान कई बातों पर चर्चा हुई। उसमें एक ये चर्चा 2-3 घंटे तक चली। 100 से ज्यादा किसान नेता, किसान प्रतिनिधि वहां उपस्थित थे। 11वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी उस समय। सभी एक मत से यही कह रहे थे कि पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर 11वीं पंचवर्षीय योजना तक जब कभी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होने की बात होती है तो उसमें 10 रुपए, 20 रुपए या मैक्सिमम 50 रुपए प्रति क्विंटल कोई भी सरकार देने का काम किया था। लेकिन जो उद्योग धंधे वाले लोग थे उनका इजाफा करोड़ों में हो जाता था बजट। पहली बार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में जो सरकार थी और लेफ्ट के साथी जो बाहर से समर्थन कर रहे थे उस सरकार पर, सब लोगों ने मिलकर तय किया कि उस समय के तत्काल उसके पहले जो सरकार थी स्वर्गीय वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और उनके प्रधानमंत्रित्व काल में जिस धान का कीमत 550 रुपए प्रति क्विंटल हुआ करता था उसको सीधे 1100 रुपए प्रति क्विंटल करने का काम हुआ था। गेहूं का कीमत जो 620 रुपए प्रति क्विंटल हुआ करता था उसको 1240 रुपए प्रति क्विंटल की करने का काम हुआ था। और केवल इसी 2 क्रॉप का नहीं बल्कि गन्ना का, तिलहन, दलहन सभी क्रॉप का पहली बार आजादी के बाद सीधा दुगना करने का काम हुआ। आज मोदी जी की सरकार 1.5 गुना मूल्य देने का बात करती है। सब जगह एक झूठा भ्रामक प्रचार सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि स्वामीनाथन आयोग का सिफारिश हमने लागू कर दिया। लेकिन मैं फिजिक्स का विद्यार्थी रहा हूं। अगर C2 प्लस 50%, बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे लेकिन शकील भाई इस बात को समझने की जरूरत है कि अगर C2 प्लस 50% अगर धान का कीमत जोड़ा जाए तो उसमें 1850 और 60 रुपया नहीं होगा बल्कि 2700 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत होगा, जो आज भी हुआ नहीं है। और इसी तरह से सारे फसल के बारे में। दूसरा, उसी मीटिंग में यह भी निर्णय हुआ, कन्हैया आपको नहीं याद होगा उस समय और आप छोटे होइएगा, लेकिन ये जान लीजिए कि वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में जब किसान बैंकों से ऋण लेने जाता था तो उसको 10%, 11% पर ऋण मिलता था। और इस देश में सेठ साहूकार गाड़ी खरीदने जाते थे, स्कॉर्पियो, मारुति या जो भी कार, तो उसको ऋण मिलता था 8%। तो ये कोई नई बात नहीं है कि किसानों के साथ अन्याय भारतीय जनता पार्टी जब कभी शासन सत्ता में रही है इसी तरह का अन्याय होते रहा है। और स्वर्गीय वाजपेयी जी के बारे में लोग तारीफ करते हैं कि वो तो अच्छे व्यक्ति थे भी, अभी का जो हुकूमत है उससे काफी अच्छे थे, फिर भी उस समय 8% पर व्यवसायियों को गाड़ी खरीदने का लोन और अन्नदाताओं को लोन मिलता था 10%, 11%। मनमोहन सिंह की सरकार में फैसला हुआ कि हम ये अन्याय अन्नदाताओं के साथ नहीं होने देंगे और सीधा 10% से 6% पर ऋण किया गया। आज 4% पर किसानों को ऋण मिल रहा है। ये फैसला हुआ। कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट की पार्टियां
जब कभी सत्ता या हुकूमत में होती है उसके लिए किसान, खेत खलिहान उनकी प्राथमिकता है, उनका प्रायोरिटी है। उसी समय एक आयोग बैठाया गया कि आखिर देश में इतने किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, और उस आयोग का सिफारिश आया कि जो छोटे मझोले किसान हैं देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में, वो इसलिए आत्महत्या कर रहे हैं कि जो ऋण लौटा नहीं पाते हैं वो विवश होकर आत्महत्या कर रहे हैं। और उस समय पूरा ऋण जब जोड़ा गया तो 72,000 करोड़ का ऋण था पूरे देश में, और एक मुश्त 72,000 करोड़ लोन की माफी की। किसान क्रेडिट का काम उस समय शुरू हुआ। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो समस्या और ये जो 3 बिल आए हैं शायद कम लोग समझ पा रहे होंगे। राज्यसभा में के डिस्कशन में चर्चा के दौरान गुलाम नबी आजाद साहब ने 100 साल का जो किसान का आंदोलन हुआ उसका जिक्र किया था उन्होंने, और उसका सार यही है कि चाहे वो ब्रिटिश हुकूमत ही क्यों नहीं हो, 1917 में गांधी जी आए थे, जो नील की खेती अंग्रेजों के दबाव में किसानों को करना पड़ता था। स्वर्गीय राजकुमार शुक्ल जी जब गांधी जी को ले आए तो हम लोग जो 16 पार्टियां कांग्रेस सहित जो चर्चा के दौरान ये बिल पास होने आया था, हम लोगों का भी मांग यही था कि आप सेलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए, किसान संगठन के लोगों को बुला के बात करिए, डिलिबरेट करिए उस पे, कृषि विभाग के स्टैंडिंग कमेटी में भेज दीजिए ताकि बिलों पर ठीक ढंग से चर्चा हो। लेकिन मोदी जी की सरकार किसी की सुनी नहीं। लेकिन यही ब्रिटिश हुकूमत में जब गांधी जी का दबाव हुआ तो ब्रिटिश हुकूमत भी फिर उस अढ़ाईतिया वाले बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने का काम किया था, हर पार्टी के नेताओं को उसमें रखने का काम किया था, और महात्मा गांधी जी को भी उसमें रखा, और बाद में जब सब लोगों की राय बनी तो उस बिल को वापस करना पड़ा था और चंपारण के किसानों को उससे निजात मिली। फिर गुजरात में जो आंदोलन हुआ, मैं लंबा उस पर नहीं जाना चाहता हूं, फिर कन्हैया बाबू उस पर बात करेंगे। लेकिन इधर का मैं बात बोल रहा हूं, ये जब सरकार में आए थे या उसके पहले 90 के दशक में इस इलाके में भी हम लोग आए थे। उस समय मैं भी विधानसभा में तक भी नहीं आया था, लेकिन उस आंदोलन में शरीक होने हम लोग आए थे। जो डंकल प्रस्ताव था, अमेरिकी कंपनियों के दबाव में जो बीज पर सीधा आक्रमण करता था कि बीज पर आपका एक अधिकार नहीं रह जाएगा, लेकिन जब आंदोलन तेज हुआ, किसान खड़ा हुआ देश भर में, तो डंकल प्रस्ताव को भी वापस करना पड़ा। और अभी एक बात और सबको याद होगा, पिछली बार जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे 2014 से 19 के बीच में, तो लैंड एक्विजिशन बिल लाए थे। उसके खिलाफ भी राहुल गांधी जी, कन्हैया, सब लोग उस आंदोलन में शरीक हुए, और अंत में वो बिल भी, लैंड एक्विजिशन बिल भी आपको वापस लेना पड़ा था। और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि किसानों के साथ उपेक्षा और अपमान करके इस देश में कोई सरकार न पहले चली है न आप चला सकते हैं। मुझे खुशी है कि आयोजक साथियों ने किसानों का ये मजबूत आंदोलन पूर्णिया से शुरू किया है, सीमांचल के इलाके से शुरू किया है। कोई बात नहीं, आप कम संख्या में हैं, लेकिन जितने लोग भी आए हैं,
मजबूती से सीमाओं पर बैठे हुए लाखों किसानों को आपको ताकत देने की जरूरत है, सहयोग देने की जरूरत है। और बहुत जल्दी जब बिहार में लोग खड़ा हो जाएगा, बिहार में लोग जाग जाएगा, तो जिस तरह से महात्मा गांधी ने देश को आजादी दिलाने का काम किया था, इस बार जो खेत और खलिहान पर मोदी सरकार का जो आक्रमण है, उससे भी सभी को, पूरे देश को निजात मिलेगी। जहां तक न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात है, मैं जानता हूं सबसे पहला प्रयोग हम कहना चाहते हैं, जिस समय मैं मंत्री बना था, अब तो सबके हाथ में ये फोन है, आप एफसीआई के ये पे जा सकते हैं, अगर बिजली होगा तो तुरंत खुल जाएगा। पहली बार 15 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी एफसीआई ने बिहार में हुआ था, जिस समय मैं मंत्री था, और हम लोगों के दबाव की वजह से हुआ था। नहीं, ताली बजाने की जरूरत नहीं है, ताली बजाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि धान का मार्केटेबल सरप्लस बिहार में 70 से 80 लाख मीट्रिक टन है। नीतीश जी के तरफ से जो भाषण करने वाले रामचंद्र जी हैं, जो उनके अध्यक्ष हैं, उन्होंने राज्यसभा के फ्लोर पर कहा कि अब तो 1,05,000 हो गया। हम की बहुत अच्छी बात है, 1,05,000 हो गया, लेकिन 0.1% भी प्रोक्योरमेंट बिहार के किसानों से नहीं होता। और पहला प्रयोग यही नीतीश कुमार ने 2006 में किया था, एपीएमसी एक्ट को समाप्त किया था। एपीएमसी एक्ट समाप्त होने से क्या हुआ? मंडी, हम ये नहीं कहने आए हैं कि यहाँ पहले बहुत मंडी था, पंजाब की तरह, हरियाणा की तरह, आंध्र प्रदेश की तरह, लेकिन जो भी मंडी था उसमें धान की खरीदगी तो हो सकती थी, और इसीलिए 15 लाख मीट्रिक टन हुआ था। होना चाहिए था 50 से 60 लाख मीट्रिक टन, लेकिन उसके बाद 1 लाख मीट्रिक टन धान की भी खरीदगी कभी नहीं एफसीआई ने किया। एफसीआई ने कह दिया कि नहीं, अब तो वहाँ एपीएमसी एक्ट है ही नहीं, मंडी है ही नहीं, तो हम लोग कैसे जाएंगे। और उसका नतीजा क्या हुआ कि आज 1 एकड़ में बिहार के किसानों की आमदनी 3,000 रुपए है। वहीं जहां पे न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है, जो एसटीडी स्टेट्स हैं, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य, वहां पे किसानों की आमदनी 1 एकड़ में 15,000 से 18,000 रुपए के बीच है। ये सौतेलेपन का व्यवहार हो रहा है बिहार के किसानों के साथ, और मोदी जी चाहते हैं कि पूरे देश में मंडी प्रथा समाप्त हो जाए। और कहा जाता है सीधा तौर पर कि नहीं, हम लोग फ्री मार्केट कर रहे हैं, हम लोग, मंडी तो टैक्स लेता है, मंडी अब आपको टैक्स भी नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? प्रजातंत्र में, जमहूरियत में चुनी हुई सरकार के लोग में उसमें प्रधानमंत्री बनते हैं, और एफसीआई क्या है? सरकार के मातहत काम करने वाली एक एजेंसी है। सीधा सरकार का दबाव रहता है, बफर स्टॉक तैयार होता है कि जब कभी जो बड़े बड़े व्यवसायी लोग हैं, जो थोक में अनाज जमा करके रखते हैं, जो बाजार चलाने का काम करते हैं, कि कभी सप्लाई रोक दे तो महंगाई बढ़ जाए, उसी के लिए एफसीआई का निर्माण हुआ था कि हम अपने बफर स्टॉक से सप्लाई करेंगे और अंकुश लगाने का काम करेंगे दाम पर। लेकिन जब एफसीआई नहीं रहेगी, एमएसपी नहीं रहेगा, मंडी नहीं रहेगा, तो क्या होगा? फिर वही जो क्रोनी कैपिटलिज्म वाला भाषण करते हैं राहुल जी और कन्हैया जी, वो आज सीधा तौर पर सबके सामने आ रहा है। 5-6 लोग हैं जिनका सारे व्यवसायों पर कब्जा है, और एक आदमी तो ऐसा, पोर्ट भी उन्हीं का, एयरपोर्ट भी उन्हीं का, रेलवे उन्हीं का, कहीं देश भर में चले जाइए रोड में भी उन्हीं की तस्वीर लगी है। तो
तो इन लोगों के खिलाफ बिहार से आवाज उठनी ही चाहिए। बिहार के किसानों को, पूरे देश के किसानों को ताकत देने का जरूरत है।